आगरा आइए और आगरा का पेठा ना लीजिए तो ये तो मतलब होने वाला है नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ से जाएंगे तो लोग पूछेंगे कि आप आगरा गए थे क्या करने। तो आपने देखा ये पेठे की दुकान है, श्री राम पेठा एवं लॉज। देखिए ये ट्रांसपोर्ट नगर एरिया थी पहले, और जब कुछ डेवलपमेंट होता है तो कई मायने में बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा नुकसान भी होता है, लेकिन ज़्यादा लोगों को डेवलपमेंट का फ़ायदा मिलता है। आज से 20-22 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था तो ट्रांसपोर्ट नगर एक बहुत ही सुनसान सा एरिया था, और यहाँ गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स तो अभी भी मिलता है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से अब डेकोरेट कर दिया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ बसें वगैरह भी, अब यहाँ प्रॉपर बस अड्डा बन गया है एक तरह से। आप सामने देखिए यहाँ प्रॉपर बस अड्डा बन गया है, और इसकी वजह से पब्लिक मूवमेंट बढ़ गया है। और अभी ये जो दुकान आपने देखा, यहाँ पूरी पेठे की मार्केट, आगरा तो वैसे भी पेठे के लिए मशहूर था, लेकिन ये ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो ताजमहल के आसपास ही हुआ करते थे, लेकिन अब ये स्प्रेड हो गई हैं चारों तरफ। तो हमने भी पेठा ले लिया है, ये है श्री राम पेठा लॉज करके, और हम निकलते हैं वापस लुधियाना के लिए। दोस्तों आगरा में आज की रात स्पेंड करने के बाद अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, और कल हमने कुल 766 किलोमीटर की जर्नी किया था, और अब आगरा से निकल लिए हैं। सुबह के 5:31 हो रहे हैं। यहाँ से जाएंगे हम दिल्ली, और दिल्ली के बाद हमारा डेस्टिनेशन जो है वो लुधियाना है। मॉर्निंग का टाइम है तो हैवी ट्रैफिक काफ़ी है। दिल्ली 195 किलोमीटर और मथुरा है 51 किलोमीटर। तो चलते हैं मथुरा और दिल्ली होते हुए लुधियाना। आगरा में भी कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी चल रहा है। और मॉर्निंग का टाइम है, जो लोग रात में ड्राइविंग किए हैं उनको जल्दी है, क्योंकि उनकी जर्नी का एंड होगा, और जो लोग स्टार्ट किए हैं उनका स्टार्टिंग है, मतलब वो उनको जल्दी पिकअप पकड़ना है, अपने मोमेंटम में आना है। तो ये टाइम थोड़ा ड्राइविंग के लिए डेंजरस हो जाता है, केयरफुली चलना पड़ता है, मतलब एज यूजुअल लोग नहीं होते हैं। आगरा मेरा 20-25 साल पहले काफ़ी आना जाना हुआ करता था। अभी तो हर जगह अब इतना काम ज़्यादा हो गया है ना कि बहुत ज़्यादा भागदौड़। आप जहाँ हैं वहीं पर अपने को कंसंट्रेट कीजिए, काम की कमी नहीं है। चाँद आकाश में खिला हुआ है, और हम हैं इस समय मथुरा से 40 किलोमीटर पहले। आगरा और मथुरा के ऑलमोस्ट सेंटर तो नहीं कहेंगे, अभी हम आगरा से निकले हैं तो 11 किलोमीटर के आसपास हुआ है। स्ट्रीट लाइट इधर जल रही है तो चाँद नहीं उतना कैमरे में फोकस हो रहा है, लेकिन जब हम नहीं
ये लाइट नहीं जल रही थी तब। चांद पूरा दिख रहा था, अभी भी कहीं कहीं आ रहा है कैमरे में। सुबह के 5:45 हो रहे हैं, यानी 6 बजने वाला है। आगरा से 25 किलोमीटर की जर्नी हम कवर कर चुके हैं और मथुरा और करीब 20 किलोमीटर के आसपास रह गया है। 5 बजे 5:30 बजे हम चले थे और इस समय 6 बजने वाला है। 5:55 हो रहा है और आकाश में आप देख रहे हैं चाँद। सुबह के 6 बजने वाले हैं और हम हैं आगरा से मथुरा के रास्ते में। देश में विकास कहाँ हो रहा है और कहाँ हुआ है और कितना हुआ है, ये जानना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा और उन लोगों से पूछना पड़ेगा जो पिछले 30-40 सालों से पूरे भारत में मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। टैक्स का पैसा, बहुत लोग पूछते हैं टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है। ये सब चीजें इसका एग्जाम्पल हैं। ये कोई लंदन पेरिस नहीं है, ये वही सड़कें हैं जो पहले कभी हुआ करती थी, जिसमें 40 से ऊपर हम नहीं चल पाते थे। इस रोड पर मैं बाइक से चला हूँ। आगरा से दिल्ली में बाइक से जाता था। सड़कों की उस समय भी देखा है और आज भी मैं देख रहा हूँ। ये जो ग्रीनरीज है, ये जो लाइट्स हैं, ये सब चीज़ें शायद कुछ लोगों को डेवलपमेंट ना लगता हो। हम पहले टोल बूथ पर आए हैं और एक्सप्रेसवे सड़कों का क्या बेनिफिट है, ये लॉन्ग रूट पर चलने वाली गाड़ियों से पूछिए, उनके ड्राइवर से पूछिए। अब मैंने अपने पिछले वीडियो में जो कंपेयर किया है जीटी रोड पर और जो एक्सप्रेसवे बने हैं, तो आपने टाइमिंग, फ्यूल और जो मेंटल पीस की बात होती है, वो सारा कंपेयर आप उसमें देख सकते हैं कि ये कितना ज़रूरी है उन लोगों के लिए, खासतौर से जो एक लंबी जर्नी पर चल रहे होते हैं। आज सारा हमारे देखिए जो मटेरियल मद्रास में तैयार होता है वो आके नॉर्थ में बिक रहा है, जो नॉर्थ में तैयार हो रहा है वो जा कर के मद्रास में, साउथ में बिक रहा है। तो एक तरह से मटेरियल का मूवमेंट तो सराउंडिंग्स हो रहा है, तो वो जो मूवमेंट है उसको स्मूथ करने के लिए क्या चाहिए भाई? ये सड़कें सही रहेंगी तभी तो बड़ी गाड़ियां भी चलेंगी, नहीं तो पता चलेगा कि 50% गाड़ियां मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर में खड़ी हैं। और यही होता था, छोटे छोटे ट्रक्स होते थे, आज बड़ी बड़ी लारियां चल रही हैं। ये जो एलपीजी के टैंकर्स खड़े हैं या जा रहे हैं, ये या जो फ्यूल टैंकर्स चल रहे हैं, ये इस लोकेलिटी के बारे में बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ कोई न कोई रिफाइनरी है। ऑब्वियसली काफ़ी पुरानी रिफाइनरी है, काफ़ी बड़ी रिफाइनरी है मथुरा में। इस रिफाइनरी को जहाँ तक मुझे याद है एल&टी ने बनाया था। इसका जितना जो कंस्ट्रक्शन था, जो एक्सपेंशन वाला फेज था, मैं फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूँ,
जो एक्सपेंशन फेज था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हम हैं इस समय मथुरा शहर को में और मथुरा शहर को क्रॉस कर रहे हैं। मथुरा का जो मेन सिटी है वो हमारे राइट हैंड साइड में है। जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं और जो, क्योंकि मथुरा नदी के किनारे है तो जमुना जी के, और जमुना जी हमारे राइट हैंड साइड में ही है। दिल्ली से वो आती हैं इधर, जमुना जी के किनारे ही ये सारा जो मथुरा के बारे में हम जानते हैं वो सारा इधर ही है, राइट हैंड साइड में। चूँकि हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ आगरा से, तो ये सारा कुछ राइट हैंड साइड में है। वृंदावन और गोवर्धन परिक्रमा के लिए लोग जाते हैं। गोवर्धन आप जानते हैं एक पहाड़ था, पर्वतशिला थी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से मथुरा को बचाने के लिए अपने हाथों से उठा लिया था। तो उस गोवर्धन पर्वत की लोग परिक्रमा करते हैं, तो वहाँ जाने के लिए यहीं से लेफ्ट को टर्न लिया जाता है। हम हैं इस समय भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के आसपास। मथुरा शहर जो है एग्जैक्ट उसको हम क्रॉस कर चुके हैं और हम वृंदावन वाले क्षेत्र में हैं अभी। देखिए, हर धर्म, आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, उस धर्म में जो मानवता के लिए और जो समाज के लिए संदेश है, अगर तो आप उसको फॉलो करते हैं और वो अपने जीवन में आप उतारते हैं, फिर तो धार्मिक स्थानों पर जाना, यात्रा करना, भीड़ बढ़ाना बहुत ही सही है। और अगर आपके जीवन में उन आदर्शों का कोई लेना देना नहीं है, तो आप जाकर के उस स्थान की पवित्रता को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आप किसी धार्मिक स्थान पर अगर आप जा रहे हैं, तो उस धार्मिक स्थान के महत्व के बारे में आपको अगर ज्ञान है तो आप उसको एक बार मन में दोहरा लीजिए। और अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों से उसके बारे में सीखिए, जानिए, सुनिए उस कहानी को, या आप किसी धार्मिक ग्रंथ में उस स्थान विशेष के बारे में अध्ययन कीजिए। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि मैं भी बहुत से धार्मिक स्थानों पर जाता रहता हूँ। एक बहुत बड़ा जो परसेंटेज है लोगों का, वहाँ सिर्फ फोटो खिंचाने, और उनको खुद नहीं पता है कि ये जगह की क्या मान्यता है। बस या तो वो एक मंदिर है या एक बहुत कोई ऐसी धार्मिक चीज़ है, पवित्र चीज़ है, वहाँ जाते हैं और वहाँ नतमस्तक होते हैं, और उनको वहाँ के बारे में कुछ भी किसी भी तरह का उनको ज्ञान नहीं होता। और जब आपको किसी भी जगह के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, तो आपके जीवन में वो चीज़ें कहाँ से दिखेंगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए आप मत जाइए। अब देखिए, मैं जिस धर्म से हूँ, मैं अपने ही धर्म के बारे में कहता हूँ कि जब से सड़कें अच्छी बन गई हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ और इन जगहों पर लोग जाने लगे हैं। मैं पहले सुना करता था कि 4 धाम यात्रा पर जीवन का जो अंत, संन्यास आश्रम वाला जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, संन्यास आश्रम उस गृहस्थ आश्रम खत्म करने के बाद यात्रा पर लोग धार्मिक यात्राओं पर निकलते थे, और वो जाते थे तो पूरे अपने समाज को बता करके और बड़े ही सत्कार के साथ लोग उनको विदा करते थे। और उनका ये था कि ये जाएंगे, और फिर ये ऐसा नहीं था कि वो वहाँ से, क्योंकि वो जीवन का अंतिम फेज चल रहा होता था।
तब वो जाया करते थे। अब वो वहाँ से वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके भी बहुत कम चांसेस होते थे। भाई दुर्गम रास्ते हैं। और ये चीज़ महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना सारा कुछ अपने अगली पीढ़ी को हैंड ओवर करने के बाद युद्ध खत्म हुआ और सारी चीज़ें हुई, और उसके बाद वो उन्हीं रास्तों से गए जो मैं जिस केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात कर रहा हूँ, वो उन्हीं रास्तों से गए स्वर्ग के लिए। और कहते हैं कि चलते गए और कर्म के आधार पर जिनका जैसा कर्म था, जीवन की जैसे जिसकी सत्यता थी, उसके आधार पर एक एक करके रास्ते में गिरते चले गए। कहते हैं कि अंत में धर्मराज जो है वो 100 शरीर, उनके साथ एक कुत्ते का भी, एक श्वान का भी आता है जिक्र, उसके साथ, और युधिष्ठिर जो थे वो उनको धर्मराज कहा गया क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे और सारा जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, जो सारा काम था, वो बड़ा ही नीतिपूर्वक करते थे। तो वो 100 शरीर स्वर्ग को गए। बाकी के जो लोग थे वो अपने कर्म के आधार पर धीरे धीरे जितनी यात्रा तय कर पाए उतनी तर कर पाए, और वहाँ वो रास्ते में ही उनका देहांत हो गया, वो वहीं पर रह गए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या ऐसे 4 धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी भावना क्या है, किस भावना से आप जा रहे हैं? क्या आप वहाँ के बर्फ को दिखाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ के बर्फ पे स्केटिंग करने के लिए जा रहे हैं, या वास्तव में आप वहाँ की जो मान्यता है उसके लिए जा रहे हैं? तो ये मैं थोड़ा सा मेरे मन में आया ये मथुरा को लेकर के, क्योंकि मथुरा वृंदावन में भी बहुत भीड़ होती है। मेरे बहुत से मित्र हैं जो यहाँ आते हैं, और ऐसे भी मेरे मित्र रहे हैं जो कभी बहुत आतताई स्वभाव के हुआ करते थे, और यहाँ की शरण में आने के बाद वो बहुत अच्छे संत बन गए। तो आत्माएं भी हमने लोगों के मन और मस्तिष्क विचार को भी बदलते देखा है। तो यही है मेरी गुजारिश कि जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए तो आप वहाँ, मतलब ऐसे नहीं कि जा रहे हैं और घूमते हुए रास्ते में था इसलिए चले गए, वहाँ के लिए जाइए। ये रास्ते में था चले गए वाली भावना ही गलत है। तो आप वहाँ जाइए और वहाँ रुकिए, वहाँ तब तक रुकिए जब तक वहाँ की सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आ जाती हैं, जितना ही सही। तो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, कोसी पहुँचने वाले हैं, मथुरा वृंदावन ये वाला क्षेत्र अब हम लोग क्रॉस कर लिए हैं, और इस समय सुबह के 6:35 हो रहा है, और लगभग 70 किलोमीटर की जर्नी हम लोग कर चुके हैं। चल रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए रास्तों का, और इसी तरह की जो भी बीच बीच में जगहें आएंगी उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, मेरा जो नॉलेज है या मेरे को जो पता है, ये एक हिस्सा हो सकता है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये आपको एक आइडिया लग सकता है। बाकी यहाँ के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, तो आप उससे रिलेटेड जो अच्छे राइटर्स की बुक हैं उसको आप जाइए और सर्च कीजिए, ले आइए। और ये सब चीज़ें देखिए एक राइटर से नहीं होती हैं, आप कई राइटर्स की, क्योंकि देखिए हम लोग वो अंधे हैं ना कि हाथी को हमने पकड़ा, जिसने पैर पकड़ा वो पैर के हिसाब से डिफाइन किया कि हाथी ऐसा होता है, जिसने सूंड पकड़ा वो सूंड के हिसाब से डिफाइन किया। तो सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो आप 2-4 राइटर्स की बुक को पढ़िए और उसमें से अपना आप एक कंक्लूजन निकालिए कि क्या हो सकता है। तो फॉलोअर मत बनिए, आप कंक्लूजन निकालने वाला बनिए। तो ऐसे है आज की हमारी जर्नी, हम चल रहे हैं। ये जर्नी हमने कल स्टार्ट किया था सुबह 5 बजे, और इस समय दूसरे दिन का 6:35 हो रहा है। हम रास्ते में आपने जैसा देखा आगरा में रुके हुए थे, और आगरा से आज सुबह 5-5:30 बजे जर्नी हमने स्टार्ट किया, और हम पहुंच गए हैं दिल्ली की तरफ, और लुधियाना हम आज ही पहुंच जाएंगे। सुबह के 6:55 हो रहे हैं, 7 बजने वाला है, और हम पहुंच गए हैं कोसी। ये उत्तर प्रदेश में आता है, और
ये अंतिम स्टेशन है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद हरियाणा आ जाएगा। तो हमने सीएनजी फुल करा लिया और काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। मतलब हमें तो ये लग ही नहीं रहा था कि, मुझे लगा कि ये ऐसा तो नहीं कि ये लोग देते हैं खाली यहाँ से लोड होके कहीं जाता होगा, बट ये तो मामला पब्लिक के लिए भी है। तो हमने सीएनजी ले लिया और अब हमारे पास सीएनजी है अगले 240 किलोमीटर तक के लिए। एक बार दिल्ली से पहले और कहीं मिलेगा तो ले लूंगा, ताकि दिल्ली में क्रॉस कर जाऊं फिर हरियाणा में, क्योंकि दिल्ली में ना छोटे छोटे गाड़ियां हैं, वो टेम्पो और ये, तो वो लोग तो जी अब हम निकल लिए। ये था कोसी से दिल्ली है 100 कुछ किलोमीटर, और उसके बाद 100, हाँ तो मैं निकल जाऊंगा, दिल्ली क्रॉस कर जाऊंगा, देखिए यहाँ से पलवल 33 किलोमीटर है, फरीदाबाद 67 और दिल्ली 93। तो हम अब इंटर कर लिए हैं हरियाणा में। देखिए सामने जो फ्लाईओवर दिख रहा है, यह है दिल्ली का प्रेफरल एक्सप्रेस वे। अगर मैं यहाँ से ऊपर चढ़ जाता हूँ तो मुझे दिल्ली के अंदर इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और दिल्ली के बाहर ही मैं पहुँच जाऊँगा आपके पानीपत राई के तरफ, जहाँ जा कर के मैं इसको छोड़ सकता हूँ। अब इधर से जाने, दिल्ली के अंदर से जाने और प्रेफरल से जाने में क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए प्रेफरल से जाने में एक तो डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, ये डिस्टेंस कम है। दूसरा, प्रेफरल से जाने में टोल टैक्स लगेगा ज़्यादा, और ये सीधे जाने में टोल टैक्स लगेगा कम। ये तो एडवांटेज के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? देखिए दिल्ली हैवी क्राउडेड एरिया है, ट्रैफिक ज़बरदस्त मिलेगा। रोड ठीक है, नो डाउट रोड ठीक है। तो एक सिंगल मुझे प्रॉब्लम आना है ट्रैफिक का। जैसा मैं शुरू में ही बताया था कि मैं उन पुराने राहों को देखना चाहता हूँ जिन रास्तों पे मैं कभी चला करता था। तो मैं चल रहा हूँ सीधे दिल्ली की तरफ, और दिल्ली मैं फरीदाबाद होते हुए दिल्ली में एंटर करूंगा और देखूंगा कि दिल्ली की ट्रैफिक आज से 25 साल पहले जो थी और आज जो ट्रैफिक है, क्योंकि उस समय जब फ्लाईओवर रिंग रोड के ऊपर जब फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था तो ये था कि भाई बहुत ही बढ़िया हो जाएगा और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, स्मूथ ट्रैफिक हो जाएगी। हालांकि फ्लाईओवर बनने के कुछ सालों तक मैं दिल्ली में रहा, बट जिस रेशियो में ट्रैफिक बढ़ गई, गाड़ियां बढ़ गई, वो फ्लाईओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ में नहीं आया, और हर जगह उतना ही टाइम लगता था। जिस डेस्टिनेशन को, बस फ़र्क ये पड़ा कि पहले हर जगह रेड लाइट थे तो रुकना पड़ता था, और जब रेड लाइट ख़त्म हो गई, फ्लाईओवर हो गया, तो उसमें फिर इधर से उधर उतरना चढ़ना और ये सब डिले ट्रैफिक होना शुरू हो गया। तो ये है, हम लोग पलवल क्रॉस कर रहे हैं, और जो पलवल मेन सिटी है वो लेफ्ट के तरफ है। आगे हम उधर मतलब उधर से आप सोहना और जो मैं बता रहा था रोचका में और ये सब जा सकते हैं उधर से, और सीधे जिनको जाना है वो दिल्ली इधर से जाएंगे।